हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। सो आज मैंने सोचा कि जो मैं आपको बोलता रहता हूँ इक्विटी रिसर्च में कि आप कंपनीज को फॉलो करिए, कंटिन्यूसली ट्रैक करिए, कॉन कॉल्स पढ़िए, हर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखिए, मैनेजमेंट क्या कह रहा है। जो मैं बोलता हूँ कि एक्टिव इन्वेस्टिंग में आपको कंटिन्यूसली कंपनीज को ट्रैक करना चाहिए। उससे आप क्या एक्शनेबल इनसाइट्स निकाल सकते हैं या फिर उन ट्रैकिंग के बाद आपको एक्चुअली करना क्या है, क्या एक्शन पॉइंट्स हैं, कैसे आपको उस ट्रैकिंग से जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है उसको कैसे एक्शंस में कन्वर्ट करना है, उस बारे में मैं थोड़ी बात करूं। ताकि ये तो मैं बोलता रहता हूँ कि ट्रैक करो, बट भाई ट्रैक करके करना क्या है। ट्रैक करने के बाद कुछ रिजल्ट्स आया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है बेस्ड ऑन दैट ट्रैकिंग, और क्या एक्शंस आपको लेने हैं ट्रैक करने के बाद। इसके बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रैक करने के बारे में तो काफ़ी बताया है, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है ट्रैकिंग के हिसाब से, और एज एक्टिव इन्वेस्टर आप इतना ट्रैक करने के बाद क्या करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, वही आपको जो है अल्टीमेटली अल्फा बनाने के लिए और उसे आगे निकलने में हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए सिर्फ ट्रैक करने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा ट्रैक करने के बाद। तो पॉइंट इसमें मेरा ये है कि मैं थोड़े से एग्जांपल्स लेके चलूँगा या फिर कुछ सिनेरियोज़ लेके चलूँगा, जिससे आप इस बात को पूरी तरीके से समझ पाएँ। जैसे मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में कुछ कंपनीज़ हैं, 10, 15, 20 कुछ कंपनीज़ हो सकती हैं। उसमें से 4-5 टॉप की कंपनीज़ हैं जो एक मेजर पोर्टफोलियो आपका होल्ड करती हैं। हो सकता है 50-60% पैसा आपका टॉप की 5-6 कंपनीज़ में लगाओ और ऑन एवरेज कुछ 8-10% हर कंपनी में लगाओ, और आप उनको काफ़ी क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। और मान लीजिए कुछ बिज़नेस अपडेट्स आने शुरू हुए और उन 3-4-5 कंपनीज़ के बिज़नेस अपडेट्स आए। जनरली बिज़नेस अपडेट्स में रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में रहता है, और बाद में जब रिजल्ट्स आते हैं, जब प्रॉफिट और मार्जिन्स के बारे में, तब पता चलता है। तो मान लीजिए कुछ बिज़नेस अपडेट्स आए और एक कंपनी है जो हो सकता है 35-40% की ग्रोथ की गाइडेंस दे रही थी और एक्सपेक्टेशन थी ऐसा करेगी। उस कंपनी की हो सकता है बिजनेस अपडेट में ग्रोथ आए 30%, 31%, 32% फॉर एग्जांपल, और उस सेक्टर में और भी कंपनीज थी जो कंपैरेटिवली उस कंपनी से 1-2-4% कम ही ग्रो करती थी जनरली। बट कोई दूसरी कंपनी, 1-2 कंपनी जो उस कंपनी से आगे निकल गई। हो सकता है 1-2 कंपनी जो सेक्टर की और अच्छा कर रही थी, बट जनरली उससे रेस में पीछे रहती थी, वो इस बार 35-37% से ग्रो करी और ये वाली कंपनी 31% रह गई। ऐसे ही कंपैरेटिवली एक दूसरी कंपनी आपने ले रखी जो एक डिफरेंट सेक्टर में है, जो गाइड करती थी मान लीजिए 50% की ग्रोथ, और उसने इस बार बिजनेस अपडेट में 58% की ग्रोथ या 59% की ग्रोथ जो है एक्चुअली में रिपोर्ट करी है। और जो सेक्टर की और कंपनीज हैं जो पहले शायद 30% से ग्रो करती थी, इस बार वो और थोड़ा सा कम हो गई है, 25%, 20% पे आ गई। तो अब अगर इन दोनों कंपनीज को आप कंपेयर करेंगे, आप देखिए एज अ ग्रोथ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज में। पहली कंपनी जिस सेक्टर में थी वो भी उस सेक्टर की अब तक की ग्रोथ में लीडिंग कंपनी थी, बट इस बार का जो बिजनेस अपडेट आया है वो थोड़ा सा नंबर 2, नंबर 3 पे चली गई है। अपनी गाइडेंस को भी उसने हल्के से मिस किया है। जबकि जो दूसरी कंपनी थी वो अपनी ग्रोथ से ज़्यादा बेटर उसने ग्रोथ दिखाई है, गाइडेंस को बीट किया है, और जो बाकी कंपनी से वो जो रेस में आगे थी उससे और आगे निकल गई। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे और आपने बिजनेस अपडेट्स देखे, तो एज अ एक्शनेबल इंसाइट आपको इससे ये लेना है कि फर्स्ट कंपनी में कुछ गड़बड़ होने का चांस है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी में कुछ गड़बड़ हो ही गई है। एक क्वार्टर के बिजनेस अपडेट से ऐसा नहीं कि कंपनी बेकार हो गई है। हो सकता है कुछ रीजंस रहे हों, कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट में हो सकता है कुछ रीजंस बताए भी हों कि इस साल हमारा ये इस क्वार्टर में ये रीज़न रहा या वो रीज़न रहा। कई बार बिजनेस अपडेट में कंपनी बताती है, कई बार नहीं बताती है। हो सकता है कंपनी ने कुछ ऐसा रीज़न बताया जो इंडस्ट्री वाइड सभी के लिए एप्लीकेबल था, बट बाकी कंपनीज को उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, उसकी वजह से इसको ज़्यादा इफेक्ट करा। अब इसका रीज़न आपको नहीं पता है। तो एज अ एक्शनेबल इंसाइट आपको ये करना है कि उस क्वार्टर के अपडेट के बाद जो आप एक्स्ट्रा पैसा लगाने वाले थे, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है जो हर महीने सैलरीज आता है, वो बिजनेस अपडेट के बेस पे हो सकता है पिछले 1 महीने से आपने रोक के रखा हो कि ये इस बार के बिजनेस अपडेट के बाद मैं नया पैसा लगाऊंगा, इस महीने का या पिछले 2 महीने का। तो अब आपको जो वो पैसा लगाना है, पहली कंपनी में आपको कम पैसा लगाना है, या फिर हो सकता है अब ये बिजनेस अपडेट देख के आप रुक जाइए, इसमें पैसा मत लगाइए। और जो दूसरी कंपनी जिसने अपनी एक्सपेक्टेशंस को और बीट किया है रेस में और आप आगे निकल गए, उसको आपको रिवॉर्ड करना है, उसमें आपको और ज़्यादा इंक्रीमेंटल पैसा लगाना है। अगर आप कुछ 1 लाख रुपए था, आपने सोचा था कि दोनों में 50-50 हज़ार लगाएंगे, तो या तो आप पहली कंपनी में 20-25 हज़ार रुपये लगाइए और दूसरी में 80,000 लगाइए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पहली में अभी मत लगाइए, दूसरी में 60-70-80,000 लगा लीजिए और अपने 20-30 हज़ार रोक लीजिए, जो और आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज है उसमें लगा दीजिएगा। या फिर ये हो सकता है कि इस कंपनी का जिसका बिजनेस अपडेट उतना अच्छा नहीं आया, बाद में जब उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसके बेस पे आप लगाइएगा। क्योंकि देखिए हम जब कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, इसमें पॉइंट ये बोल सकते हैं आप कि भाई एक क्वार्टर के बिजनेस अपडेट पे ही क्या मैं अपना डिसीजन चेंज करने लगूँ। इसमें देखिए यही आपका पॉइंट है कि आप जब कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको ये छोटे-छोटे डिसीजंस चेंज करके ही शुरू करना है। अब आप अगर एक कंपनी एक्सपेक्टेशंस को बीट करी और दूसरी नहीं करी है, तो आप दोनों को सेम तरीके से रिवॉर्ड नहीं कर सकते। अब देखिए फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
हो सकता है उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट आए और कंपनी के मार्जिन बढ़ जाएँ और कंपनी जो है प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिखा दे। हो सकता है सेल्स में 31% ही ग्रो करी, प्रॉफिट में 40% ग्रोथ कर जाए और वो प्रॉफिट में बाकी कंपनी से आगे निकल जाए और अपने जब वो प्रेजेंटेशन देगी जब रिजल्ट्स के वक्त, उसमें वो बताए कि भाई मेरे मार्जिन्स बढ़ने के कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल रीजंस थे और जो सेल्स 2-4% इस बार कम आई है, वो कुछ मैंने मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसा काम किया था, कुछ ऐसे सेक्टर के सब सेक्टर में गई थी, अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस तरीके से चेंज किया था मेरे मार्जिन्स बढ़ जाएँ और ये सिर्फ टेम्पररी इसी क्वार्टर का इफेक्ट है और अगले क्वार्टर से वापस 35% प्लस से ग्रोथ हो जाएगी कंपनी की। ऐसा वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में बताए। तो आप फिर से उस कंपनी को वहाँ पर अवॉर्ड कर सकते हैं। जो आपने 20,000 रोक के रखे हुए हैं, आप उस कंपनी को दे सकते हैं या फिर हो सकता है कोई तीसरी कंपनी हो जो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, तो आप इसको वापस रिवर्ट कर सकते हैं। बट इसका उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट में उसका मार्जिन और घट जाए सेल्स घटने की वजह से। सेल्स क्योंकि थोड़ी-सी ग्रोथ कम हुई है, 35 की जगह 30 ही हुई है, तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है 30 से भी नीचे चले जाए, उसके से मार्जिन हिट हो जाए और बाद में कॉन कॉल्स में आके कंपनी बोले कि यार हमने ट्राई किया बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाया और अब हम अगले क्वार्टर में ट्राई करेंगे और कॉन कॉल में थोड़ा माहौल ऐसा लगे कि कंपनी कहीं न कहीं अपनी गाइडेंस को घटाने की बात कर रही है, शायद 35% अब मीट नहीं कर पाए, तो आपको फिर नहीं पैसा डालना है उस क्वार्टर में उस कंपनी में। तो देखिए, एक क्वार्टर की ट्रैकिंग से आपको पहला इंडिकेशन मिलेगा बिज़नेस अपडेट से। उससे आपको जस्ट रुक जाना है, देखना है कि ओह! कुछ हो सकता है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स आएँगे, उसके बेस पे फिर आपको रुक जाना है। अगर कंपनी में थोड़ी-सी और गड़बड़ दिख रही है, तो फिर आपको पैसे नहीं डालने हैं। उसके बाद कॉन कॉल होगी, कॉन कॉल में आपको लगे कि कंपनी ने अपनी गाइडेंस ही घटा दी है। जो पहले वो 35% कर रही थी, अब वो 30% कर रही है और सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज़ हैं, वो अभी भी अपनी गाइडेंस बढ़ा रही हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये सारा कंपैरिज़न का गेम है। सेक्टर में जितनी कंपनीज़ हैं, उसके कंपैरिज़न का और जो आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज़ हैं, उसके कंपैरिज़न का। सब आपस में रेस लगा रही हैं। तो अगर कॉन कॉल में ऐसा समझ में आता है कि कंपनी ने अपनी गाइडेंस ही घटा दी और दूसरी कंपनी अपनी गाइडेंस बढ़ा रही है, तो अपना एलोकेशन आप काट भी सकते हैं। आप थोड़ा-सा 5-10%, 20% अपना एलोकेशन बेच भी सकते हैं उस कंपनी में से। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर में गाइडेंस घटाने के बाद कंपनी खराब हो गई है, बट क्योंकि आपको उससे बेटर कंपनीज़ मिल रही है और आपके पास तो लिमिटेड कैपिटल ही है, एज़ अ ग्रोथ इन्वेस्टर अगर आपको लगाना है अलग-अलग कंपनीज़ में, तो आप अपना पैसा ऐसी कंपनी में क्यों लगाएँगे जो अपनी गाइडेंस कम कर रही है? आप उस कंपनी में से अपना थोड़ा पोर्शन बेच दीजिए, 10-20% ऑफ द पोर्टफोलियो बेच के, वो पैसा दूसरी कंपनी में लगाइए जो उससे बेटर कर रही है, जो अपनी ग्रोथ गाइडेंस को अभी भी बढ़ा रही है। और उसके बाद हो सकता है 1-2 क्वार्टर बाद ग्रोथ वापस आ जाए इस कंपनी में, तो आप वापस पैसा लगा सकते हैं। अब देखिए, इसमें कई लोग बोल सकते हैं कि यार हम ऐसे क्वार्टर बाई क्वार्टर स्विच करते रहेंगे तो कैसे अपना पोर्टफोलियो बनेगा? देखिए, आप इसमें स्विच नहीं कर रहे हैं, आप अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर रहे हैं और घटा रहे हैं। और होता क्या है कि अगर कोई कंपनी की ग्रोथ धीरे-धीरे कम होती है, तो पहले दिन आके वो नहीं बोलती कि मेरी ग्रोथ कम हुई है। कोई कंपनीज़ जो पास्ट में जिनकी ग्रोथ कम हुई है या ग्रोथ रुक गई है, उनके साथ ऐसा ही हुआ है। पहले वो 35% से 30% में आती हैं, बिज़नेस अपडेट कम होता है। फिर कॉन कॉल में भी आपको समझ में आता है कि यार गाइडेंस घटा रही है, फिर 30 से 25 में आती है। ऐसे धीरे-धीरे करके ही कंपनी अपने गाइडेंस को घटाना शुरू करती है और आप देखेंगे स्टॉक फिर घटना शुरू हो जाता है, पी की डीरेटिंग हो जाती है। तो आप उस दिन का फाइनली वेट नहीं करेंगे जिस दिन आके मैनेजमेंट पूरी तरीके से बोल देगा अब तो हमारी गाइडेंस घट गई है, अब तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जो हैं 20%, 15% की ग्रोथ पे आने लगे हैं और मैनेजमेंट क्लियरली बोल दे कि अब तो हम 25% की ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस दिन का वेट करेंगे तो आप देखेंगे स्टॉक ऑलरेडी 30, 40, 50, 60, 70% तक डाउन हो चुका होगा तब तक। तो कंटिन्यूस ट्रैकिंग का फ़ायदा यही है कि जहाँ से थोड़ा आपको चेंज दिखने लगे, आप थोड़ा-सा पॉज़ करिए। सबसे पहले एलोकेशन, इंक्रीमेंटल एलोकेशन देखना कम करिए। सबसे पहले तो आप ये भी कर सकते हैं कि 50% अगर उस कंपनी में आपको अपना पैसा लगाना है, तो आप 20% लगाइए अगर पहला ही प्रॉब्लम आई है। उसके बाद रिज़ल्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो आप इंक्रीमेंटल पैसा देना कम कर दीजिए। उसके बाद कॉन कॉल में भी प्रॉब्लम लगने लगे, तो आप थोड़ा-सा 10-20% अपना पोर्टफोलियो बेच दीजिए। फिर अगले क्वार्टर का वेट करिए। अगर अगले क्वार्टर में फिर परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो आप थोड़ा और पोर्टफोलियो बेच दीजिए। फिर अगर तीसरे क्वार्टर में समझ में ही आ जाता है कि यार कंपनी में अब तो गड़बड़ी है, मतलब सेल्स ग्रोथ डाउन हो चुकी है, डाउन ही रहने वाली है, तो आप अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच सकते हैं। उस कंपनी से एग्ज़िट भी कर सकते हैं। बट हो सकता है 1-2 क्वार्टर बाद स्टोरी फिर चेंज हो जाए, कंपनी अच्छा करने लगे, या फिर हो सकता है बिज़नेस अपडेट अच्छा नहीं था, रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, बट कॉन कॉल में आके कंपनी बोल दे कि नहीं, हम अपनी गाइडेंस को मेंटेन करेंगे। तो आप फिर से जो कटिंग डाउन कर रहे थे, रुक जाइए। अगले क्वार्टर तक वेट करिए, क्या कंपनी अपना गाइडेंस जो उसने वापस बोला कि हम मेंटेन रखेंगे या बढ़ाएँगे, क्या उसको मीट कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये होता है एज़ अ एक्टिव इन्वेस्टर कि आपको कैसे एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। जो 2-3 कंपनीज़ हैं या 4-5 कंपनीज़ टॉप की आपके पोर्टफोलियो में हैं, उसमें कैसे आपको इंक्रीमेंटल कैपिटल को डिसाइड करना है। जो कंपनी अपनी गाइडेंस को बीट कर रही है, उसमें आपको ज़्यादा पैसा डालना है। जो कंपनी नहीं बीट कर पा रही है, उसमें कम पैसा डालना है। जो अपनी गाइडेंस को और घटा रही है,
उसमें से आपको थोड़ा-थोड़ा एलोकेशन कट करके दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना है और जो परमानेंटली अब जिसकी सेल्स ग्रोथ डाउन हो गई है, उससे आपको पूरी तरीके से एग्ज़िट हो जाना है। तो यही खेल है जो हर क्वार्टर में चलता रहेगा। देखो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जो कि कोई कंपनी भी होती है, अगर अपनी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाती है कि आज से 5 साल बाद मैं ये करना चाहती हूँ, तो हर क्वार्टर में, हर 6 महीने में अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करती है कि मुझे अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो 6 महीने बाद क्या मैं यहाँ पे पहुँच गई? जो स्ट्रैटेजी मेरी चल रही थी, क्या उसके हिसाब से मैं, रन रेट मेरा सही चल रहा है? अगर मेरा गड़बड़ है तो मैं अपने एक्शंस को चेंज करूँगी और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचूँगी। ऐसे ही एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप किसी कंपनी को फॉलो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, अगर यहाँ तक पहुँचने के बाद बीच में स्टोरी गड़बड़ हो रही है, कंपनी खुद ही बोल दे कि भई मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, मेरी स्टोरी चेंज हो गई है, मैं शायद यहीं तक पहुँच पाऊँगी या यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे और 3 साल लगेंगे। तो आप एज़ अ ग्रोथ इन्वेस्टर उस कंपनी के पीछे क्यों लगे हुए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सोच के? इसीलिए तो आप कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म स्टोरी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। क्या उस कंपनी की स्टोरी थोड़ी चेंज हो रही है, और हल्की सी चेंज होती है, आपको रुक जाना है, पॉज़ करना है, थोड़ा-सा सोचना है कि क्या हुआ, और शायद एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने हैं। फिर अगले क्वार्टर में देखना है, अगर और ख़राब हो गई तो फिर पैसे निकालने शुरू करने हैं। तो इसी तरीके से आपको सोचना है। अब इसमें कई बार ये हो सकता है कि जो स्टॉक का प्राइस है, वो कंप्लीटली कुछ डिफरेंट तरीके से मूव करे। आपको लग रहा है अच्छा, कंपनी ने अपनी गाइडेंस को बीट किया है तो इसका स्टॉक बढ़ना चाहिए, बट हो सकता है स्टॉक ना बढ़े, क्योंकि इस पूरी एनालिसिस में आपको स्टॉक प्राइस से एग्नोस्टिक रहना है। क्योंकि अगर आप साथ में स्टॉक प्राइस भी देखेंगे ना कि यार कंपनी ने बीट किया है, बढ़ा नहीं बढ़ा इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तभी मैं पैसे लगाऊंगा, या फिर स्टॉक प्राइस घटेगा तभी मैं पैसे लगाऊंगा। स्टॉक प्राइस से आपको एकदम इनडिफरेंट रहना है, क्योंकि अगर आप स्टॉक प्राइस के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर आप इस जर्नी को या फिर इस स्टेप्स को ले ही नहीं पाएंगे। एक्स्ट्रा कन्फ्यूज़न आ जाएगा आपके माइंड में। किसी ने बीट किया अपनी गाइडेंस को, बट उसका स्टॉक प्राइस घट गया, तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि यार ये क्या हुआ, इसको इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ, या स्टॉक प्राइस बढ़ गया तो फिर आप सोचेंगे वो इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो स्टॉक प्राइस को आपको नहीं सोचना है, और स्टॉक प्राइस का जो मूवमेंट है कई बार आपको एकदम बेवकूफ़ सा डिक्लेयर कर देगा। हो सकता है जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हो, उस कंपनी का स्टॉक घट जाए, और जिसमें आपने एलोकेशन कट करी हो उसका स्टॉक बढ़ जाए। बट ये जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी थीसिस रॉन्ग है। आपको अपनी थीसिस, अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो अपना एक्शंस है, वो इसी तरीके से ट्रैकिंग के हिसाब से लेना है। अब स्टॉक प्राइस अगर उल्टा सीधा मूव कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप अपनी थीसिस चेंज कर देंगे। और देखिए, ऐसा हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ स्टोरी चेंज होगी। खासतौर पे आप जो 4, 5, 6 अपनी टॉप की कंपनीज लेके चल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो पिक्चर परफेक्ट एग्जीक्यूशन कर रही है, उसमें हो सकता है आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। बट 5-7 कंपनीज़ में से कोई ना कोई एक कंपनीज़ होगी जिसकी स्टोरी थोड़ी ऊपर जाएगी, थोड़ी नीचे जाएगी, और आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और इस तरीके की इन्वेस्टिंग में देखिए, हर क्वार्टर में आपको कोई डिसीज़न लेना है, कुछ एक्शन लेना है। तो ये एक तरीके से आपका डिसीज़न मेकिंग का भी चेक है कि ऐसा पर्सन होना चाहिए इस टाइप की एक्टिव इन्वेस्टिंग में, जो ये इन डाटा के बेस पे डिसीज़न ले पाए। जो चेंजिंग वर्ल्ड है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, हर क्वार्टर में इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, इनफैक्ट हर महीने में भी कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, तो उस चेंजिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो डिसीजंस ले पाए, ऐसा ही पर्सन इस तरीके की एक्टिव इन्वेस्टिंग कर सकता है। अब देखिए, 10 साल 15 साल एक स्टॉक को लेके बैठना कोई बुरी बात नहीं है। वो स्टोरीज आपने सुनी होंगी कि 15 साल में 40 गुना हो गया, 100 गुना हो गया। स्टॉक्स हो सकते हैं 100 गुना हो जाएंगे, बट आपको आज के टाइम पर नहीं पता ना कौन सा स्टॉक 15 साल में 100 गुना होगा। आप अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, हर क्वार्टर में उस स्टॉक में पैसे मान डाल रहे हैं, तो हो सकता है वो जो आपने 5 स्टॉक्स पकड़े हैं उसमें से 1 या 2 या 3 ऐसे स्टॉक हों जो 15 साल में मल्टीबैगर बन जाएँ, या 5 साल में मल्टीबैगर बन जाएँ, या 10 साल में मल्टीबैगर बन जाएँ। बट आपको नहीं पता कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मल्टीबैगर बनने वाला है। और एज़ अ ग्रोथ फेज़ में अगर आप किसी कंपनी को पकड़ेंगे ना, देखिए, ग्रोथ की साइकिल जनरली 3, 4, 5, 6, 7 साल तक की होती है। ऐसा नहीं है कि 15 साल तक कोई कंपनी ग्रो करती रहेगी। 15 साल तक अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो आप 15 साल तक किसी कंपनी में, बहुत ही बड़ा डाउट है मुझे कि रहेंगे। जनरली 3, 4, 5, 6, 7 साल तक एक कंपनी की स्टोरीज़ खत्म हो जाती हैं। उसके बाद उनके लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो ग्रो इतने सालों से कर रही हैं, तो इतनी बड़ी बन चुकी हैं अपने सेक्टर में होती हैं, या फिर इतना बड़ा वो मार्केट शेयर ले चुकी होती है कि उसके बाद उनकी ग्रोथ कहीं न कहीं टेपर डाउन हो जाती है। बट उन 5, 6, 7 साल में बहुत सारा पैसा बनता है, और अगर आप एक्टिवली उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको पता रहेगा कौन सी कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, जो मल्टीबैगर बनने की डायरेक्शन में है, जिसके ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, सेल्स बढ़ रही है। तो ये आप जब ट्रैक करेंगे तभी आपको पता करेंगे, और ये ट्रैक करके ये छोटे-छोटे एक्शंस लेना, ये एलोकेशंस को रोक देना, चेंज करना, धीरे-धीरे एलोकेशन को घटाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक एक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और अपने पैसे का एलोकेशन सही जगह कर रहे हैं। अब देखिए, आपके पास टाइम ही नहीं है ट्रैक करने का,
और आप इतने 5 से 10 कंपनीज अपनी ट्रैक भी नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में अच्छा कर पाना। आप पैसिव इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड एसआईपी में जाइए, वो शायद बेटर है। और इसमें एक और भी पॉइंट है कि अगर आप 5-10 कंपनीज ट्रैक कर रहे हैं और कुछ 1-2 कंपनीज खराब होती हैं और आप उसमें से पैसा निकालते हैं, तो फिर आपको कुछ नई कंपनीज भी चाहिए होंगी जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में अगर 10 की जगह 7 ही कंपनीज रहेगी तो आप सारा पैसा अपना 7 कंपनीज में तो नहीं लगा सकते। अगर कोई कंपनी आपने सोचा था अच्छी है, बट 2-3-4 क्वार्टर में 1-2 साल में वो बेकार होकर निकल गई, या उसकी स्टोरी पूरी प्ले आउट हो गई ग्रोथ करने के बाद, अब वो ग्रोथ टेपर हो रही है, तो आपको नई कंपनीज चाहिए होंगी। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनीज हैं, सिर्फ उतना ही ट्रैक करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा कंपनीज हमेशा ट्रैक करनी होंगी, ताकि जो कंपनीज आपके मेन पोर्टफोलियो में अगर वो खराब करने लगे, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कंपनीज होनी चाहिए पैसा लगाने के लिए। तो इस तरीके से ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट से, ये पूरा गेम प्ले आउट करना है, तो आपको काफ़ी घंटे स्टॉक मार्केट में लगाने पड़ेंगे। आप सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा वीक में लगा के नहीं कर सकते। अगर आप एक्टिव जॉब भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट वीकेंड में अच्छा खासा टाइम लगाइए। ऑफिस से जब आप शाम को आ जाते हैं उसके बाद भी थोड़ा टाइम अगर आपको मिल जाता है तो टाइम लगाइए, बट वीकेंड में तो अच्छा टाइम आपको लगाना ही पड़ेगा अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर की तरह काम करना चाहते हैं। और देखिए, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो रिसेंटली हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे हो सकता है कि मार्केट मेक यू लुक लाइक ए फूल, कि आपको लगा कि यार अब मैंने एक्टिव इन्वेस्टिंग सही तरीके से करी थी, बट मैं तो एक फूल सा बन गया। उसके एग्जांपल है, रिसेंटली ज्वेलरी सेक्टर में सभी कंपनीज का बिजनेस अपडेट आया। उसमें कल्याण ज्वेलर्स एक कंपनी, इसका बिजनेस अपडेट आया जिसकी सेल्स ग्रोथ कंपैरेटिवली कम थी और जो कंपनीज है उससे। जनरली कल्याण ज्वेलर्स सबसे नंबर 1 रह रही थी कुछ टाइम से, कुछ क्वार्टर से। ऑल्दो एक छोटी कंपनी और है जो उससे पहले ही आगे निकल गई थी, बट बड़ी कंपनीज में वो सबसे आगे थी। बट इस बार कल्याण ज्वेलर्स से ज़्यादा ग्रोथ टाइटन ने दिखाई। पीएन गडगिल एक कंपनी है, उसकी ग्रोथ भी कल्याण ज्वेलर्स से ज़्यादा थी। और कल्याण ज्वेलर्स की अराउंड 37-38% ग्रोथ थी, जो अपने आप सुनने में काफ़ी अच्छी है। बट टाइटन और दूसरी कंपनीज की 41-42% ग्रोथ थी। और एज एक एक्टिव इन्वेस्टर अगर आप इस कंपनी में हैं, तो आपको अपना एटलीस्ट इंक्रीमेंटल कैपिटल अभी नहीं डालना है, रुक जाना है। या हो सकता है 5-10% अगर आप ट्रिम ऑफ करना चाहते हैं तो आप ट्रिम ऑफ भी कर सकते हैं अपना टोटल एलोकेशन। अभी ऑल्दो रिजल्ट्स आने बचे हैं, रिजल्ट्स में हो सकता है मार्जिन उनके अच्छे आए। और कल्याण ज्वेलर्स ने रीज़न ये बताया था कि अधिक मास की वजह से हमारी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई, जबकि अधिक मास सारे ही ज्वेलरी सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। अब एज एक्टिव इन्वेस्टर, जैसा एग्जांपल मैंने दिया, हो सकता है आप इंक्रीमेंटल कैपिटल उसमें ना डालें, किसी और कंपनी में डालें। उसकी जगह देखिए एक दूसरी कंपनी है, जिन भी कंपनीज का, सॉरी मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है आपको, जस्ट एज एग्जांपल है आपको सिखाने के लिए। तो एक दूसरी कंपनी है V2 रिटेल, जो वैल्यू फैशन रिटेल में है। वो 50% की सेल्स ग्रोथ गाइड करती है। इस बार उनका 58% का सेल्स ग्रोथ आया, जो उन्होंने काफ़ी तरीके से बीट किया है और कंपनीज को। और उस सेक्टर की जो और कंपनीज थी उनकी इनफैक्ट गाइडेंस से भी थोड़ी कम ग्रोथ आई है, या V2 रिटेल के कंपेरिजन में काफ़ी कम ग्रोथ आई है। तो एज एक्टिव इन्वेस्टर अगर आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों कंपनीज हैं, तो जो मैंने एडवाइस दी उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंटल कैपिटल अभी कल्याण ज्वेलर्स में नहीं लगानी है, V2 रिटेल में ज़्यादा कैपिटल लगानी है। और इनफैक्ट हो सकता है अगर आप 5-10% अपना पोर्टफोलियो ट्रिम भी कर सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स में, क्योंकि उन्होंने जो रीज़न दिया वो भी उतना कन्विंसिंग नहीं था, क्योंकि वो तो सारे सेक्टर के लिए एप्लीकेबल था। बट 2 दिन बाद जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट है वो एकदम उल्टा हुआ। जिस दिन बिजनेस अपडेट्स आए उस दिन तो कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक गिरा थोड़ा सा, बट उसके बाद 2 दिन तक कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागा, और 20-25% भाग चुका है आई थिंक, तब से जो बॉटम बनाया था उसके बाद से। और कुछ फिर उसके बाद ब्रोकरेज कंपनीज का रिपोर्ट भी आने लगी, कल्याण ज्वेलर्स काफ़ी चीप है, क्योंकि ओवरऑल कल्याण ज्वेलर्स का पी काफ़ी कम है। बट इस तरीके से देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे हो सकता है आप फूल की तरह लगें कि यार ये क्या हो गया, प्राइस तो बढ़ गया। बट इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता कि प्राइस क्यों बढ़ा क्यों घटा। कल को हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने वाले हों, कुछ लोगों को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से पता चल गया हो, या कुछ हो गया हो, इस वजह से स्टॉक प्राइस बहुत भाग गया हो। बट आपको और मुझको एज अ रिटेल इन्वेस्टर नहीं पता कि क्या हो रहा है कंपनी में। हमको इसी बिजनेस अपडेट्स के बीच में डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक से पूरा एग्जिट हो जाना था। आप इंक्रीमेंटल कैपिटल उसमें कम डाल सकते हैं और वेट कर सकते हैं। और वहीं देखिए, इस बिजनेस अपडेट का V2 रिटेल का स्टॉक को ज़्यादा मूव नहीं किया, इनफैक्ट शायद 2-4% नीचे ही आया था। तो अगर आप स्टॉक प्राइस को देखेंगे बिजनेस अपडेट के साथ, तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, क्या करूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि स्टॉक प्राइस से आपको एकदम एग्नोस्टिक रहना है, स्टॉक प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप स्टॉक प्राइस का एक और इस बीच में डाल देंगे तो आप बुरी तरीके से कंफ्यूज रहेंगे। आपको बिजनेस अपडेट्स के बेस पे डिसीजन लेना है एज एक्टिव इन्वेस्टर, और स्टॉक प्राइस से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच रखना है, थोड़ा सा दूर रखना है। तो यही आज का वीडियो। तो मैंने सोचा आपको बताऊं कि एज एक्टिव इन्वेस्टर जब आप ट्रैक कर रहे हैं, तो ट्रैक करने के बाद प्रैक्टिकली आपको एक्शंस क्या लेने हैं, उसके क्या एग्जाम्पल हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, ये मैं आज आपको बताना चाहता था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको अगर और जानना है कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, कैसे
एलोकेशंस डिसाइड कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ कंपनीज को और ट्रैक कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ, स्क्रीन पे मेरा नंबर आया होगा, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज आपकी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इस चैनल में आप देखेंगे, आपको हर तरीके के वीडियोस देखेंगे, इक्विटी, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल विजडम, हर तरीके के। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।